हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में हम ऑलरेडी कोलिजन थ्योरी देख चुके हैं। कोलिजन थ्योरी के बाद में हमने अरेनियस इक्वेशन देखा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखे। रेट कांस्टेंट, टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। आज इससे पहले कि हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी स्टडी करें, हमें कोलिजन थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स है, जो चीजें कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो पहले देख लेते हैं। तो चलिए, ड्रॉबैक्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। पहला, कोलिजन थ्योरी is mainly applicable to gaseous reactions only। जहां दो गैसेस आपस में रिएक्ट होते हैं, उसी रिएक्शन के लिए कोलिजन थ्योरी ज्यादा असरदार साबित होती है। सिर्फ स्टेरिक फैक्टर जो है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, यही एक फैक्टर है जो लिक्विड अवस्था में अगर कोई रिएक्शन होती है, जैसे SN1 SN2 हो गया, वो वहीं पे काम में आता है। अदरवाइज ये मेनली एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए। दूसरा, इफ complex molecules are involved, then rate of reaction is different than calculated value। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के हिसाब से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन पता करें, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अलग आता है। अगर हम उसके ऊपर कोलिजन थ्योरी अप्लाई करते हैं तो ये हो गया दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा, ड्यूरिंग रिएक्शन हाउ ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, हाउ ओरिजिनल बॉन्ड्स and how new bonds are formed। is not explained by collision theory। ये वाला पॉइंट बहुत काम का है, क्योंकि इसी पॉइंट को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दोनों एक ही। रिएक्शन के दौरान ऑब्वियस सी बात है, A+B अगर रिएक्ट होंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे। तो A के बॉन्ड्स कैसे टूटेंगे और B के बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, ये कोलिजन थ्योरी हमें नहीं बता पाती। अब किसी भी रिएक्शन में होता क्या है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड बनेंगे। तो एग्जैक्टली कैसे बॉन्ड टूटते हैं, एग्जैक्टली कैसे नए बॉन्ड बनते हैं, ये कोलिजन थ्योरी हमें नहीं बता पाई। चौथा पॉइंट, रेट ऑफ चेन रिएक्शंस
is very high than calculated value from collision theory. कोलिजन थ्योरी, अब चेन रिएक्शन क्या है आपको पता ही है कि एक रेडिएशन सप्लाई करो, ढेर सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे। रिएक्शन बस शुरू होने की देर है। एक बार आपस में एक या दो मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए तो बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल्स भी रिएक्ट होना शुरू कर देते हैं। उसे हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन मतलब क्या? जहां एक दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट हो गए कि बाकी के बचे हुए मॉलिक्यूल्स भी अपने आप रिएक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो चेन रिएक्शन का स्पीड एक्चुअल में ज्यादा निकलता है कंपेयर टू दैट ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के हिसाब से जो हम रिएक्शन का स्पीड पता करेंगे वो कम रहेगा। किसके लिए? चेन रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ चेन रिएक्शन इज वेरी हाई देन कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम कोलिजन थ्योरी। अब ये एग्जांपल तो हमने देख लिया कौन सा, चेन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के हिसाब से एक स्पेसिफिक रेट हमने पता कर लिया, तो कुछ रिएक्शंस के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा निकल गया। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कम निकले, बिल्कुल हो सकता है। कौन सी है वो रिएक्शन? रेट ऑफ बायमोलिक्यूलर। इस पॉइंट को इसी में मर्ज कर देता हूं। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ बायमोलिक्यूलर इथाइलिन। Rate of polymerization of ethylene is much slower than कोलिजन थ्योरी के हिसाब से अगर हम रिएक्शन का स्पीड पता करेंगे तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन बायोमोलिकुलर is much slower than calculated value from collision theory। कुछ रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ कोलिजन थ्योरी, कुछ रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कम है कंपेयर टू जो हमने कोलिजन थ्योरी से निकाला है। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन इज मच स्लोअर देन कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम कोलिजन थ्योरी। फिफ्थ वाला पॉइंट, दिस थियोरी कैनॉट एक्सप्लेन the mechanism of unimolecular reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट, एक ही मॉलिक्यूल रहे, एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहे, वो रिएक्शन कैसे होगी ये कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ये फिफ्थ वाला भी पॉइंट मैंने यहीं पर ऐड कर दिया नेक्स्ट स्लाइड लेने से बेहतर। नेक्स्ट स्लाइड में हम सीधा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। इसको पहले सेव कर दो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। यहां ध्यान दो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स
थियरी, फुल फॉर्म बोले तो ACT। इसी को दूसरा नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। जनरली ये दूसरा जो नाम है इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जिन्होंने SN1 SN2 रिएक्शन पहले स्टडी कर लिया है तो ट्रांजिशन स्टेट से वाकिफ होंगे, अगर नहीं तो वो अभी मैं बता ही दूंगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। ये नाम ध्यान में रखेंगे, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? ARRT। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का सिंपल बनेगा TST, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एग्जैक्ट रिएक्शन का रेट बताती है। कोलिजन थ्योरी में कैसा होता है कि एग्जैक्ट नहीं बताता, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। और ड्रॉबैक में तो हमने देख लिया कि चेन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा निकलता है और बायमोलिकुलर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम निकलता है, कैलकुलेटेड फ्रॉम कोलिजन थ्योरी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। किसी रिएक्शन के लिए उसका जो रेट कांस्टेंट अगर हम निकालते हैं तो जनरली एब्सोल्यूट वैल्यू रेट कांस्टेंट की देता है। इसलिए बिकॉज, उसी में कंटिन्यू कर रहा हूं, दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी बिकॉज इट गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट। चलिए, अब इट वॉज प्रपोज्ड बाय हेनरी आयरिंग, पोलानी, एंड इवांस, साइंटिस्ट के नाम है। यह थ्योरी दी गई थी 1935 में। उसमें भी हेनरी एरिंग का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब जो स्टूडेंट्स बीएससी के ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि उनके सिलेबस में एरिंग इक्वेशन करके, एरिंग इक्वेशन या आयरिंग इक्वेशन करके डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में। अब मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको केमिकल काइनेटिक्स की 2-3 प्लेलिस्ट दिखेगी, 12th स्टैंडर्ड के लिए अलग, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए अलग और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए अलग। लेकिन कुछ वीडियोस आपस में कॉमन है। तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो एरिंग इक्वेशन का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, और जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको एरिंग इक्वेशन से कोई काम नहीं है। चलो फिर अब पोस्टुलेट देख लिखना डायरेक्ट शुरू करते हैं। According to this theory, during collision, according to this theory, collisions directly does not give product. Reactant molecules must pass through a state called
ट्रांजिशन स्टेट, so as to get converted into products. क्या बोल रहा है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। रिएक्टेंट्स जब आपस में टकराएंगे तो एक अवस्था से होते हुए गुजरना होगा। अवस्था मतलब स्टेट, तो कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। ड्यूरिंग कोलिजन जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, पहले एक अवस्था से गुजरना होगा जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट को ही हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन स्टेट is also called activated complex। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं वो बताता हूं। दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन of one molecule penetrate one molecule valence electrons are rearranged। ओके, यहां ध्यान दो। ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन मॉलिक्यूल पेनिट्रेट अदर, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रीअरेंज्ड। इसको समझो, इसको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है यहां देखो। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, I2 आयोडीन, आयोडीन आयोडीन सिंगल बॉन्ड। H2 टकराएगा I2 से, तो जब H2 और I2 आपस में टकराएंगे ये इस तरीके से रहेंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन। तो ये वाला हाइड्रोजन टकराएगा इस वाले आयोडीन से, और ये वाला हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम टकराएगा आयोडीन, इस आयोडीन से। तो जब आपस में टकराएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन के एटम के या फिर आयोडीन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरैक्ट करेंगे। उसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें कुछ तो भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और उसकी वजह से प्रोडक्ट बनेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट मतलब वो अवस्था जहां पर या तो बॉन्ड टूट रहे हैं या तो नए बॉन्ड बन रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट मतलब वो स्टेट जहां पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं या फिर नए बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड टूटा मतलब वो अवस्था आई होगी जब बॉन्ड टूट रहा होगा। नया बॉन्ड बना मतलब वो अवस्था आई होगी जब बॉन्ड बन रहा होगा। अब यहां पर हमने दोनों चीजें साथ में रिप्रेजेंट की है। यहां एक सेकेंड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड आपस में टूट रहा है। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड बन रहा है। तो ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन मॉलिक्यूल पेनिट्रेट अदर एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रीअरेंज्ड। इसको डायग्राम के साथ में मैं अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं।
पहले इसको सेव करो, स्क्रीनशॉट लो। कर लिया सेव? हाँ, इसमें एक करेक्शन कर लेंगे आप। कौन सा? ये एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी बोलते हैं ना, बिकॉज इट गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट। एक्चुअल में रिएक्शन रेट नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बताता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, मैंने बताते वक्त शायद से रेट कांस्टेंट ही बोला होगा, लेकिन लिया रिएक्शन रेट लिखा है। अब रेट कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, मतलब रिएक्शन के रेट की भी एग्जैक्ट वैल्यू ही मिल गई। रेट कांस्टेंट हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स रहता ना, तो जहां तुमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्ट मिल गई, इसका मतलब क्या कि रिएक्शन के रेट मतलब रिएक्शन के स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चलेगी। हाँ बस, चलिए नेक्स्ट। कहां तक पहुंचे थे हम? कि ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन मॉलिक्यूल पेनिट्रेट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर। जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरा एटम जो मॉलिक्यूल की अवस्था में, ये ऐसे। हमें पता है बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, राइट? तो अब यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो यहां पर घूम रहे होंगे समथिंग न्यूक्लियस के अराउंड। तो जब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रीअरेंज होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल आपस में ऐसे टकराएंगे तो उस टकराव की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीअरेंज होंगे, और उसकी वजह से या तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे या तो नए बॉन्ड बनेंगे, या फिर दोनों चीजें साथ में होगी। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, आपस में नए बॉन्ड बनेंगे। तो ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द ओल्ड बॉन्ड्स आर पार्शियली ब्रोकन, द न्यू बॉन्ड्स आर पार्शियली फॉर्म्ड। चलिए वो लिखता हूं पॉइंट। तीसरा पॉइंट था ना? हाँ, because of rearrangement of valence electrons, old bonds are partially broken। पार्शियली मतलब टूट रहे हैं, कंप्लीटली नहीं टूटे, पार्शियली ब्रोकन। एंड न्यू बॉन्ड्स आर पार्शियली फॉर्म्ड। दिस state is called activated complex। किस अवस्था को हम बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? जहां पर या तो पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं या फिर नए बॉन्ड बन रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें कुछ तो भी रीअरेंजमेंट होता है, डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से नए पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनाएंगे। Activated
complex is short-lived and highly energetic पहले लिखेंगे, शॉर्ट लिव्ड बाद में लिखेंगे। इसको समझो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हाईली एनर्जेटिक एंड शॉर्ट लिव्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के पहले उसे एक अवस्था से गुजरना होगा जिसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। तो जब रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट जो होती है, ये इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत कम समय के लिए रहती है। रिएक्टेंट जब ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे बहुत ही कम समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट में रहेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। जल्द से जल्द वो अपनी एनर्जी लूज कर देंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस ग्राफ को भी एक्सप्लेन करता हूं। फिर पांचवा, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, potential energy of system increases and during conversion of activated complex to products, potential energy of system decreases। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझेंगे। कोलिजन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के हिसाब से क्या होगा, रिएक्टेंट्स पहले ट्रांजिशन स्टेट अवस्था में जाएंगे या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अवस्था में जाएंगे, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रिएक्टेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, रिएक्टेंट्स पहले ट्रांजिशन अवस्था में जाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। जब रिएक्टेंट्स ट्रांजिशन अवस्था में जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी और जब ट्रांजिशन स्टेट से या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सिस्टम मतलब जो भाग ले रहा है उस एक्टिविटी में, मतलब सिस्टम। रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है तो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कम होगी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम, इसका मतलब रिएक्शन रहेगी एक्सोथर्मिक। क्या कहा मैंने, एनर्जी इस एक्सिस पे प्लॉट की गई है ना, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम, इसका मतलब रिएक्शन रहेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब ये पॉइंट दोबारा रिपीट होगा कब? जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट को स्टडी करेंगे और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में ये डेल्टा एच वाला पॉइंट नहीं आता, लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आता है। हाँ, अब एक पॉइंट बच गया है जो नेक्स्ट स्लाइड में लिखाता हूं। रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से होते हुए प्रोडक्ट में आएगा, लेकिन रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचाने के लिए बाहर से जो एनर्जी सप्लाई की जाती है उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्सटर्नल एनर्जी which is supplied to the reactant so as to get converted into activated complex, that extra energy is called activation energy। तो activation energy हम सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, या फिर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो हम रेडिएशन सप्लाई करके उसको मतलब एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करेंगे और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाएंगे। ये पॉइंट मैंने यहां पर बताया, अब मैं आपको लिखाऊंगा। चलिए इसको सेव करेंगे। कर लिया सेव। चलो if energy of product is less than that of reactants, then reaction is exothermic reaction। क्या बोल रहा है? अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम, इसका मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका उल्टा क्या होगा? इफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन reactants, then reaction is endothermic। इसके लिए जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं अगली स्लाइड में बताता हूं। और हमने कोलिजन थ्योरी में एक पॉइंट पढ़ा था, क्या कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोलिजन थ्योरी में मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने चाहिए तो कम से कम उतने जोर से टकराने चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो उतने जोर से टकराने के लिए जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लगेगी या मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी रहेगी उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी हो सकता है मॉलिक्यूल्स की कम रहे, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम रहे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो लास्ट इसमें भी मैंने बताया अभी। The external energy या फिर the excess energy that must be supplied to the reactants to get converted into activated complex is called activation energy।
इसका एक रिलेशन है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब बाहर से जो एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो सके, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर जो डेफिनेशन लिखी है उसका मतलब भी एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्सेस एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स सो एज टू गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स को जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो है ये लाइन वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी हो सकता है आपको ये येलो कलर दिख रहा नहीं होगा व्हाइट कलर के इस पे, लेकिन समझिए मैंने यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम से कम उतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने, लेकिन बाहर से जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो सके, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बाहर से सप्लाई की गई एनर्जी, और ये एनर्जी तो खुद रिएक्टेंट की है ना, इतनी एनर्जी, ये एनर्जी इधर प्लॉट की गई है, इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल की, कितनी एनर्जी चाहिए? कम से कम इतनी। तो बाहर से जो सप्लाई करेंगे वो रहेगी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के दो तरीके, या तो रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओ या फिर ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी गैप है उसको कम करो। क्या कहा मैंने? रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें करो। पहली, या तो बाहर से एनर्जी सप्लाई करो ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचे, या फिर ये रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप है, ये गैप इतना है, इस लाइन से लेकर तो ऊपर जो कर्व दिख रही है ये गैप इतना है, उस गैप को कम करो। तो अगर एनर्जी सप्लाई करते हैं बाहर से, एनर्जी गैप कम ना करते हुए बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे तो या तो टेम्परेचर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, या फिर रेडिएशन के फॉर्म में, और दूसरा तरीका एनर्जी गैप को कम करो। तो एनर्जी गैप को कम करना, इसका मतलब कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, डेल्टा एच पॉजिटिव कब निगेटिव कब, उसका जो ग्राफ आता है वो बताता हूं, और कैटलिस्ट एनर्जी गैप को कैसे कम करता है उसका भी ग्राफ बताता हूं। पहले इसको सेव कर लो, तुरंत सेव करो, इसको सेव करो, ये वाली स्लाइड। कर लिया सेव? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये ग्राफ जो हमने लास्ट स्लाइड में भी स्टडी किया, इसको मैंने यहां पर पेस्ट किया। रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय पासिंग थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। डिफरेंस बिटवीन energy of transition state and energy of reactant।
इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को ही हम एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को एनर्जी बैरियर बोल सकते हैं। तो जितना ज्यादा एनर्जी बैरियर उतना ज्यादा टेम्परेचर हमें सप्लाई करना होगा। ये रिएक्टेंट आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहां पर आपको दो कर्व्स दिख रही होंगी। ये नीचे वाली कर्व देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये नीचे वाली कर्व में यहां पर ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा ये ट्रांजिशन स्टेट वाला। ओके, ये रहेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एनर्जी बैरियर कम, मतलब रिएक्टेंट के अगर 100 मॉलिक्यूल है तो एनर्जी बैरियर अगर कम है तो 100 में से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। हो सकता है 100 में से 60 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कब? जब एनर्जी बैरियर कम है तब। दूसरे केस में ये वाला ओरिजिनल रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा, एनर्जी बैरियर बड़ा, मतलब 100 में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। एनर्जी गैप कम तो ढेर सारे मॉलिक्यूल एनर्जी गैप को क्रॉस कर सकते हैं। एनर्जी गैप ज्यादा, एनर्जी बैरियर ज्यादा, बहुत कम मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सकते हैं। 100 में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट तक जा पाएंगे। तो ऐसे में हमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ढेर सारे मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेंगे। ट्रांजिशन स्टेट से तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ेगा। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। H का मतलब होता है एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी? Heat content of the system is called as enthalpy. The total heat content of the system is called enthalpy. एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। तो डेल्टा H मतलब क्या हो जाता है? चेंज इन एंथैल्पी। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। तो डेल्टा H किसी भी रिएक्शन के लिए हम कैसे निकालेंगे? H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट। चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। अब आपके सामने और दो एक्स्ट्रा के ग्राफ्स दिख रहे होंगे। यहां पर देखिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जितनी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा। इट इज द ग्राफ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब एंथैल्पी या फिर हीट एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है ना, तो मैं यहां पर H ना लिखते हुए E के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये तो मैंने यहां पर डेल्टा H लिखा है ना, H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H इज इक्वल्स टू पॉजिटिव।
सिमिलरली अब अगले ग्राफ पे आओ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दी गई है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा। यहां पर यह ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट is greater than energy of product. Delta H is equals to negative. Energy of reactant ज़्यादा compared to that of energy of product. Delta H negative. यहाँ पर एंडोथर्मिकली एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा था compared to that of energy of reactant. Delta H is equals to positive. ये चीज़ आप सेव कर लेंगे। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। और कैटलिस्ट क्या करता है, इस एनर्जी गैप को कम करता है। टेम्परेचर क्या करता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ाता है, ट्रांजिशन स्टेट तक लेकर जाता है टेम्परेचर या फिर हीट। और कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी बैरियर को कम करता है। वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको सेव कर लो। और ये सभी ग्राफ्स प्लीज अपनी नोटबुक में निकालो, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में मत सड़ाओ। कर लिया सेव। चलो अब देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा, रिएक्टेंट एक साइड में एनर्जी प्लॉट की गई है, एक साइड में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये हो गई रिएक्टेंट की एनर्जी, ये हो गई प्रोडक्ट की एनर्जी। अब यहां एक चीज ध्यान देंगे, यहां देखिए ट्रांजिशन स्टेट दिख रही होगी आपको, क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। और ये दूसरी कर्व दिख रही होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। मैंने आपको बताया रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर रेडिएशन सप्लाई करो, रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे। कैटलिस्ट क्या करता है, इस एनर्जी बैरियर को कम करता है। तो जहां पहले सिर्फ 100 में से 2 मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट में जा रहे थे, अब 100 में से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एनर्जी गैप को पार करके जा सकते हैं। एनर्जी गैप बढ़ा, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे, एनर्जी गैप आधे से भी कम हो गया, यहां पर बहुत कम हो गया है। रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी, एनर्जी गैप इतना सा, तो ढेर सारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट किसको बोलेंगे हम, द सब्सटेंस which increase the rate of reaction, which increases the rate of reaction without undergoing any change in itself. Any chemical change. Is called catalyst. किसको बोलेंगे कैटलिस्ट, जो रिएक्शन करवाता है उसे हम बोलेंगे कैटलिस्ट। द सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटलिस्ट। किसी रिएक्शन मिक्सचर में हमने 5 ग्राम कैटलिस्ट डाला,
रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में भी कैटलिस्ट का वजन 5 ग्राम ही निकलेगा। ऐसा नहीं होता कि हमने 5 ग्राम कैटलिस्ट डाला और रिएक्शन खत्म होने के बाद में 1 या 2 ग्राम कैटलिस्ट बचा और बाकी का खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता। 10 ग्राम कैटलिस्ट डालोगे तो रिएक्शन खत्म होने के बाद में भी 10 ग्राम ही कैटलिस्ट रहेगा। कैटलिस्ट सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। इट प्रोवाइड्स the surface area, it provides the surface for the reaction। कैसे हो बताता हूं। A प्लस बी रिएक्टेंट है और मान लीजिए ये कैटलिस्ट है, ये ऐसा, ये हो गया कैटलिस्ट। तो ए और बी पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे चिपकेंगे, फिर आपस में चिपकेंगे। पहले ए और बी कैटलिस्ट के सरफेस पे चिपकेंगे, सरफेस पे रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा, फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिएक्शन। ए और बी पहले कैटलिस्ट पे चिपकेंगे, फिर आपस में बॉन्ड बनाएंगे, निकल जाएंगे। मान लीजिए मेरा पेन कैटलिस्ट है, 2 रिएक्टेंट्स है, 2 रिएक्टेंट्स पहले आपस में चिपकेंगे, मतलब सॉरी पहले इस सरफेस पर चिपकेंगे, फिर आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। फिर दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे चिपकेंगे, आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, निकल जाएंगे। ये सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है। रिएक्टेंट्स आएंगे, चिपकेंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, निकल जाएंगे। रिएक्टेंट्स आएंगे, चिपकेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, निकल जाएंगे। एक एग्जांपल कैटलिस्ट का, ट्वाइस KClO3 हीट करेंगे MnO2 के प्रेजेंस में, ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2 गैस के फॉर्म में सॉलिड। ओके, इस रिएक्शन में MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड ये कैटलिस्ट का काम करता है, एक्ट्स एज कैटलिस्ट। अब the substance which decrease the rate of reaction, जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। जो रिएक्शन की स्पीड कम करता है उसे हम बोलेंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर। और एक और ऐसा सब्सटेंस रहता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहैंस करता है, मतलब बढ़ाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। द सब्सटेंस विच एनहांस activity of catalyst is called as promoter। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है उसको बोलते हैं प्रमोटर, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी घटाता है उसको हम बोलेंगे पॉइजन।
it is called as poison. They are called as, प्लूरल में लिखा हो, अनेक वचन में, पॉइजन्स. जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाते हैं प्रमोटर्स, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी घटाते हैं मतलब पॉइजन्स. उसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पर. फॉर एग्जाम्पल यार ठीक है, अगली स्लाइड में लिखता हूं, यहां पर वो रिएक्शन कंप्लीटली आ नहीं पाएगी. आई होप आपको यहां तक के क्लियर हो गया होगा. कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एनर्जी बैरियर बिटवीन दोज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या फिर बिटवीन दोज ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रहता है या ट्रांजिशन स्टेट रहती है, वो कहां पर बनती है? वो बनती है कैटलिस्ट के सरफेस पर. कैटलिस्ट के सरफेस पे ट्रांजिशन स्टेट आती है. इसको सेव करेंगे और फिर कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, वीडियो खत्म कर देंगे. कर लिया सेव. चलिए 4-5 कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल. थ्राइस H2 गैस प्लस N2 गैस, ये बनेगा ट्वाइस NH3 गैस. हालांकि ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, लेकिन ये वाला टॉपिक मैंने इक्विलिब्रियम में समझाया है अच्छे से कि यहाँ पे 60% अमोनिया बन गया कि इसको निकाल लेते हैं, तो फिर ये और 60%, इनको 60% बनाने के लिए और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होंगे. हालांकि हमारा कंसर्न अभी इक्विलिब्रियम नहीं है. इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है Fe और मोलिब्डेनम काम करता है प्रमोटर का. सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस. ये फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में ये रिएक्शन कैरी आउट की जाती है. यहां पर Fe मतलब आयरन एक्ट्स एज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम MO एक्ट्स एज प्रमोटर. और प्रमोटर मतलब क्या? जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है. अब हम कैटलिस्ट के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. कैटलिस्ट, पहला, स्मॉल अमाउंट of catalyst can catalyze large amount of reactants. थोड़ा सा कैटलिस्ट ढेर सारे अमाउंट के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदल सकता है. पहला पॉइंट. दूसरा, catalysts are highly specific in nature. A catalyst which can catalyze one reaction may not have any effect on other reaction. अगर एक कैटलिस्ट एक टाइप की रिएक्शन करवाता है तो हो सकता है दूसरे टाइप की रिएक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन ना दे. A+B एक कैटलिस्ट है, मान लीजिए C, तो ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बनेंगे. लेकिन दूसरी रिएक्शन है X+Y,
नो रिएक्शन। वो सेम कैटलिस्ट अगर यहां C इस्तेमाल करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। हो सकता है X प्लस वाई के लिए हमें कोई तो भी दूसरा W नाम का कैटलिस्ट लगे। एक कैटलिस्ट जो एक रिएक्शन को कैटलिस्ट कर सकता है वो हो सकता है दूसरे टाइप के रिएक्शन पे कोई भी असर ना डाले। दैट्स वाई कैटलिस्ट्स आर कंसिडर्ड एज कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तीसरा, कैटलिस्ट्स कैन catalyze only spontaneous reactions. But cannot bring about non-spontaneous reactions. ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बट कैनॉट ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। कैटलिस्ट सिर्फ वही रिएक्शंस करवा सकता है जो एक्चुअल में होती है। हम कैटलिस्ट की मदद से ऐसी रिएक्शंस कैरी आउट नहीं कर सकते कि वो रिएक्शन होती ही नहीं कभी और आप बोलोगे कि कैटलिस्ट ऐड करेंगे और वो रिएक्शन हो जाए। ऐसा नहीं होता। जो रिएक्शंस अपने आप होती है सिर्फ उन रिएक्शंस का कैटलिस्ट जो होता है वो स्पीड बढ़ाता है। देखा ना हमने ग्राफ में, एनर्जी बैरियर को कम करता है। कैटलिस्ट के एब्सेंस में 100 में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लगभग सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनते हैं। तीसरा, कैटलिस्ट्स does not change the delta E or delta H or delta G of a reaction। अब डेल्टा ई मतलब क्या है? चेंज इन एनर्जी। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बराबर। हाँ, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। जी का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी का मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। Gibbs energy of product minus Gibbs energy of reactant। तो यहां देखेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? ये होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच या फिर डेल्टा ई बोलो, डेल्टा ई को ही यहां पर डेल्टा एच के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ऐसा नहीं होगा कि यहां देखिए कैटलिस्ट के एब्सेंस में भी प्रोडक्ट की एनर्जी वही बन रही है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी प्रोडक्ट की एनर्जी वही बन रही है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो डेल्टा एच या डेल्टा ई या डेल्टा जी जो भी रहेगा, कैटलिस्ट उसको अफेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि बिना कैटलिस्ट डेल्टा एच कुछ और, विथ कैटलिस्ट डेल्टा एच कुछ और, ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द डेल्टा ई, डेल्टा एच एंड डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन।
5वां पॉइंट, कैटलिस्ट may form टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए, केमिकल बॉन्ड्स विथ रिएक्टेंट्स but is recovered unchanged in the end of reaction। क्या बोल रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये कैटलिस्ट है तो रिएक्टेंट इसको चिपकते हैं, तो दो तरीके से चिपक सकते हैं, एड्सॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन मतलब केमिकल बॉन्ड बनाना। कैटालिसिस में मैंने समझाया है इसको। रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट को या तो फिजिकल प्रोसेस से चिपक सकते हैं या फिर केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। कैटलिस्ट में फॉर्म टेम्पररी केमिकल बॉन्ड्स विद द रिएक्टेंट्स बट कैटलिस्ट इज रिकवर्ड अनचेंज इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। थोड़ी देर के लिए कैटलिस्ट के साथ रिएक्टेंट्स केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, पहले इसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, फिर आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन के निकल जाएंगे। लास्ट पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने ये भी समझाया है कि मान लीजिए a प्लस बी बन रहे हैं c प्लस डी, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रिएक्शन शुरू होने के पहले ये रहेंगे 100, ये रहेंगे 100। इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये मान लो a रहेंगे 40, b रहेंगे 40, c रहेंगे 60, d रहेंगे 60, इधर 40 40, ये 60 60। तो इक्विलिब्रियम कौन सा है, एरो के पहले 40% रिएक्टेंट, एरो के बाद में 60% रिएक्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेंज नहीं होता। 40-60 का रेशियो है तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी 40-60 का ही रेशियो रहेगा। ऐसा नहीं होता कि बिना कैटलिस्ट के एरो के पहले 40, एरो के बाद में 60, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इधर 20 और इधर 80, या फिर इधर 10 इधर 90, या फिर इधर 60 इधर 40। ऐसा नहीं होता। अगर बिना कैटलिस्ट के इक्विलिब्रियम 40-60 का है तो विथ कैटलिस्ट भी इक्विलिब्रियम 40-60 का ही रहेगा। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पर 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का केमिकल काइनेटिक्स वाला पोर्शन 100% कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं अगले किसी और चैप्टर में। स्क्रीनशॉट लेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ में मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट लो, सेव करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज़।